हेलो दोस्तों। एक नई एनर्जी के साथ इस वीक की शुरुआत करते हुए मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपको किस तरीके से एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए। ठीक है। सेकंड, लास्ट 2 दिनों में हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर ले पाए आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू था। इस कारण से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बट ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगा और मैं वादा करता हूँ आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट दे सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एक इंपॉर्टेंट नोटिस कि पहले आप खुद से इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही आप इसको सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाएगा। देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 10,560 मीटर स्क्वायर। द सम ऑफ इट्स वन डायगोनल एंड द शॉर्टर साइड इज 2.2 टाइम्स इट्स लॉन्गर साइड. Its perimeter is 12 meter more than that of the square field. What is the length of each diagonal of the square field? Okay. सबसे पहले हमारे पास एरिया गिवन है ना आपको, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपको 10,560 के इक्वल है। ठीक है, और डायगोनल जो है और एक शॉर्टेज साइड, तो मान लेते हैं डायगोनल को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डायगोनल प्लस ब्रेथ जो है वो छोटा, एज्यूम कर लेते हैं ब्रेथ वो छोटा है। ये जो है इनका सम जो है वो 2.2 टाइम है लेंथ के। ठीक है, ओके। अब पेरीमीटर गिवन है कि 12 जो है, पेरीमीटर जो है इसका 12 ज्यादा है स्क्वायर फील्ड का, तो आपको डायगोनल बताना है स्क्वायर फील्ड का। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पे किसी तरीके से डायगोनल हटाना है और लेंथ और ब्रेथ लाना है। ठीक है, कि अगर आपके पास लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू आ जाएगा तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं आप। पेरीमीटर निकलेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जीरो से हटाएंगे। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 5d प्लस 5b इक्वल टू 11l। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पे 5d इक्वल टू 11l माइनस 5b कर सकते हैं, दोनों साइड आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड आप स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 25d स्क्वायर, यहाँ पे 121l स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस यहाँ पे 110 एल इंटू बी। ठीक है, और हमें पता है डायगोनल और लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन क्या होता है। डायगोनल जो होता है, डायगोनल का स्क्वायर, ये आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है रेक्टेंगल में। इसका हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 121 एल स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर माइनस 110 एल इंटू बी। ठीक है, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 25 बी स्क्वायर 25 बी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 25 एल स्क्वायर इक्वल टू 121 एल स्क्वायर माइनस 110 एंड एल इंटू बी का वैल्यू 10,560 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से अगर आप एल स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितने के इक्वल होगा, 110 इंटू 1010, सॉरी 10,560 अपॉन 121 में से अगर 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, 96 आने वाला है। ठीक है, 96 आने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर आप 10560 को देखें तो ये वैल्यू आपको लिखा हुआ है, ये आपका 96 इंटू 11 इंटू 10 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे इसे आप ब्रेक करेंगे क्योंकि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा था, तो आप यहाँ पे 96 इंटू 11 इंटू 10 हो जाएगा, तो 96 से 96 कैंसिल होगा और L का वैल्यू हमारे पास क्या आने वाला है, 110 के बराबर। L जो है आपके पास क्या आएगा, 110 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग ब्रेथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्रेथ कितना होगा, 10560 अपॉन 110। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल और ये 1056 96 इंटू 11 है, तो यहाँ से हमारे पास 96 आएगा। तो पेरीमीटर इसका कितना होगा, 2 इंटू पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो ये होगा कितना, 6 9 2 11, सॉरी, तो ये आपका 412 के इक्वल हो गया। ये पेरीमीटर जो है स्क्वायर के पेरीमीटर से 12 ज्यादा है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा ये निकाल सकते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर देखिए, इसका पेरीमीटर इससे कम कर दीजिए 400। ठीक है, तो साइड कितना हो जाएगा स्क्वायर का, इसका बाय 4 करेंगे
ये 100 होगा। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, यहाँ पे √2 साइड के बराबर, तो ये हो गया आपका 100√2। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत बार आपको क्या लगे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप पे आपको बिलीव रखना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका यही था करने का, आप यहाँ पे बस आपको स्क्वायर करना था और आपको एक रिलेशन मिलता चला जाएगा, तो पेशेंस के साथ आपको इसको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, सॉरी लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन दैट ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन 10 सेकंड, ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड, तो कौन सा सफिशिएंट स्टेटमेंट है जो सफिशिएंट आंसर दे सकता है, ठीक है। देखिए आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी आने लगा एग्जाम में, तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट 1, ठीक है। एक पर्सन है, क्योंकि इसका स्पीड नहीं गिवन है तो हम लोग इसे रेस्ट पे मारेंगे, और इसको क्रॉस कर रहा है एक ट्रेन, ठीक है। तो जब इसको क्रॉस करेगा तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, इस ट्रेन का लेंथ के बराबर, तो एल टी इसका लेंथ मान लेते हैं एल टी, और टाइम आपको पता है 10। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग यहाँ से, ये भी हमें नहीं पता तो हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन भी एस टी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दो वेरिएबल है आपके पास, एक इक्वेशन, तो इससे तो हमारे पास आंसर नहीं आने वाला है, सिर्फ इसको यूज करके हम लोग आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमें स्पीड पता नहीं है। ओके, देखते हैं स्टेटमेंट 2। यहाँ पे यही ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी 25 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेन जो है, एक प्लेटफॉर्म है आपका 150 मीटर का, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। अब जब इसको क्रॉस करेगा तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको डिस्टेंस एक क्वेश्चन में बताया था कि जो अब जब ये क्रॉस करता है तो जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के लेंथ के सम के बराबर होगा, मीन्स अब जो डिस्टेंस होगा वो एल टी प्लस 150 के इक्वल होगा। अब स्पीड आपको अभी भी नहीं पता तो एस टी मान लेते हैं, ट्रेन का स्पीड एस टी है, और इसको 25 सेकंड में क्रॉस करता है तो यहाँ पे 25, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो सिंगली आप इसको भी नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। अब क्या हम दोनों स्टेटमेंट को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखिए हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल दो इक्वेशन, ठीक है, और सेम वेरिएबल भी है, तो हम लोग इन दोनों का यूज करेंगे और आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नेसेसरी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब कैसे, यहाँ पे बस आप क्या करना है आपको, क्योंकि आपको लेंथ चाहिए तो एस टी के जगह पे आप यहाँ पे एल टी बाई 10 कर देंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कि आपको सॉल्व कंप्लीटली नहीं करना है, बट आपको इधर के आंसर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा वो चेक करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ 2000 बिकम 2268.45 इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए अमाउंट का आपने फॉर्मूला पढ़ता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। तो हम लोग 1 प्लस आर बाई 100 को के मान लेते हैं, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इंटू के टू द पावर एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसे पुट कीजिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2268.45, ठीक है, 2268.45, ठीक है। अब देखिए इक्वल्स टू 2000 इंटू के टू द पावर एन, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 226,845 अपॉन, यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएगा आपके पास, सॉरी एक जीरो, एक जीरो और आ जाएगा, 3 1 4, हाँ ये क्लियर है। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करने पे 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे आउट ऑफ 3 आएगा, ठीक है, 6 एंड 9, 4 5 3 6 9, एंड यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 40,000 के इक्वल होगा, इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये अगर आप इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास के का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 40,000, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है 45,369, ठीक है। देखिए 40,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा 200, ये हमें पता है, ठीक है। और
आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 45369 है। तो अगर हम लोग 210 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, 44100। अगर आप यहाँ पे करते हैं 44100 हो जाएगा, तो इससे थोड़ा ज्यादा है। मिस हम लोग यहाँ पे अगर 213 ले लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज करके यहाँ पे 9 है तो 213, तो चेक कर लेते हैं कि 213 का स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर निकालने का क्या तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक बार फिर से सुनिएगा। देखिए 213 अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, 200 में ये कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 13 ज्यादा है, यहाँ पे भी ये 13 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 169 होगा। ओके, अब 213 में आप 13 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 226 इंटू 2 कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बस आपको 2 डिजिट रखना है, और ये जो आपके पास एक्स्ट्रा है इसको आप इसमें सम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 69 एंड ये होगा मल्टीप्लाई करके 26 दूना 52 प्लस ये 452 प्लस 1 453 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हैं 213 के बराबर हो रहा है। तो ये वैल्यू आपका 213 के बराबर है। ओके, एक बार मैं स्क्वायर को कैसे करना है ये मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ पे बेस वैल्यू क्या लिया, 200 ले लिया, ठीक है। अब ये 213 जो है वो 200 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। ये वाला भी नंबर आपका 13 ज्यादा है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए 169 आएगा। ओके, अब ये 213 में आप 13 को ऐड कर दीजिए, 226 आया। अब आपको जब भी 200 का बेस लेंगे तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 है, तो 1 आप यहाँ पे जो है कैरी करके ऐड कर देंगे, तो ये 45369 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 1 प्लस आर बाई 100 के बराबर था, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि आर बाई 100 का जो वैल्यू होगा वो आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 13/200, ठीक है। ये वैल्यू हो गया 6.5% के बराबर। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, बट यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान ये था, थोड़ा सा टिपिकल था, मगर आप एक बार ध्यान से करते तो हो जाता। A cow is tethered in the middle of a field with a 7-meter long rope. If the cow grazes 10 square meter per day, then find the approximate number of days needed by the cow to graze the field. Okay. देखिए एक आपके पास फील्ड है, लेट सपोज ये आपके पास एक फील्ड है, ठीक है। इसके मिडिल में एक काव बंधा हुआ है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, एक इसके साथ एक रोप है। अब मान लीजिए यहाँ पे काव जो है यहाँ पे इस तरीके से है। अब देखिए ये कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ये 7 मीटर का है, तो ये इससे आगे तो बढ़ नहीं सकता है, तो ये हमेशा सर्कुलर वे में मूव करेगा। ये जो है काव ये आपका सर्कुलर वे में मूव करेगा, तो मिस इस यहाँ पे जो इस रेडियस का जो सर्कल होगा उतना ही एरिया जो इसके कारण जो एरिया होगा उसको ये ग्रेज कर सकता है। तो पहले आप टोटल एरिया निकाल लीजिए जो ग्रेज हो सकता है, तो टोटल एरिया जो ग्रेज हो सकता है वो कितने के इक्वल होगा, यहाँ पे ये आपके जो इसका यहाँ पे जो रोप का जो लेंथ है वो उसको आप रेडियस मानेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, तो 22/7 इंटू 7 तो ये आपका 154 के बराबर हो गया। अब एक दिन में ये गाय जो है वो 10 स्क्वायर मीटर ये करती ग्रेज कर जाती है, तो नंबर ऑफ डेज कितना लगने वाला है, आपको टोटल एरिया पता है, डेज पता है, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 15.4 डेज होगा। आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये आपका मैच कर रहा है। ओके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था कि बस जब ये फिक्स होगा तो ये आगे मूव नहीं बट एक सर्कुलर वे में ये ग्रेज करेगा, तो ये एरिया इसको कवर करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the height of a triangle is increased by 25% and the base is decreased by 25%, then what will be the effect on its area? ठीक है, देखिए एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया इक्वल टू होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड 25% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो ये 1/4 हो जाएगा। तो मान लेते हैं इनिशियल और फाइनल। अब लेंथ के बारे में देख लेते हैं पहले। तो इनिशियली अगर मैं लेंथ को 4 यूनिट मान लूं कि आपका लेंथ जो है वो 4 यूनिट के बराबर है, तो फिर आप 25% से इंक्रीज करेंगे, तो ये फाइनली कितना हुआ, 4 का 25% 1 यूनिट, एंड ये हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। और बेस के बारे में बात करें
तो ये 25% से डिक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं इनिशियली 4 यूनिट मान लेता हूँ कि लेंथ ब्रेथ हमारा 4 यूनिट है, तो ये 25% डिक्रीज करें तो 1 यूनिट कम कर देंगे, तो ये 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, इनिशियल एरिया आपका 4 4 या 16 एंड यहाँ पे फाइनली कितना होगा 15 के बराबर। ठीक है, अब देखिए कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट कम हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले बार डिक्रीज होगा, तो 1/16 इंटू 100, 1/16 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 6.25 के इक्वल हो जाएगा। एंड ये डिक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में ये रहता 6.25 इंक्रीज, तो वो ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इफ अंडर रूट 3a प्लस 5b प्लस अंडर रूट 3a इक्वल टू 9b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3a प्लस 5b माइनस अंडर रूट 3a। ओके, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसे x, यहाँ पे हम लोग इसे x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो कभी कभी आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखिए वैल्यू, अगर इसको हम लोग अल्फा मान रहे हैं और इसको बीटा मान रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग बस उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, हमें नहीं पता कि कैसे होने वाला है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3a प्लस 5b प्लस अंडर रूट 3a इंटू अंडर रूट 3a प्लस 5b माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब ये वैल्यू होगा 9b इंटू एक्स के बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर ये 3a प्लस 5b होगा, अंडर रूट तो स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट 3a तो कैंसिल होके आपका 3a बचेगा इक्वल टू 9b इंटू एक्स। तो 3a से 3a कैंसिल होगा, एंड यहाँ पे b से आप b को कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 5/9 के बराबर। x का वैल्यू 5/9 और हमें x ही चाहिए था, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन डी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था बट थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। देखते हैं नेक्स्ट। When x is subtracted from each number 22, 38, 31, 55, then numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between x plus 5 and under root 3x plus 2? देखिए, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाता है किसी सेट में। ठीक है, तो इसको फास्ट करने का तरीका क्या है कि जब भी आपको कोई चीज ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, उसके बाद ये प्रोपोर्शन में हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जिस ऑर्डर में ये नंबर लिखा हुआ है आप उसको उसी ऑर्डर में लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप पहले दो नंबर का डिफरेंस निकालेंगे जो कि कितना है 16 है, फिर यहाँ पे आप दूसरे दो नंबर लास्ट दो नंबर का डिफरेंस निकालेंगे जो कि यहाँ पे 24 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे 24 के इक्वल है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपका 22 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, यहाँ पे 24 के साथ, एंड 31 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ। ठीक है, तो पहले दोनों सेट का जो पहला नंबर है आप यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 22 इंटू 24 माइनस 16 इंटू 31 अपॉन। अब अपॉन में क्या करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अपॉन में आपको इन दोनों नंबर का जो है 16 और 24 इसका डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो ये 8 के बराबर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले आपने इसे ऑर्डर में लिख लिया जिस ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या है 16, लास्ट का दो नंबर, यहाँ पे 24, दोनों में आपने डिफरेंस निकाला। फिर देखिए यहाँ पे पहले नंबर का जो आया उसको लास्ट दो नंबर का जो डिफरेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे सेट का जो पहला नंबर है उसको पहले का जो डिफरेंस आ रहा था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और माइनस कर देंगे अपॉन जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस ले लेंगे 8, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन को यूज नहीं करना है, इसको आप मॉड के अंदर ले लीजिए, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 3 24, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आ गया 66, यहाँ पे ये आएगा 66 माइनस 62, तो ये आपका वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
आपसे पूछा गया है कि x प्लस 5 और अंडर 3x-2 का मीन क्या होगा। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एक्स प्लस 5 इंटू 3x-2। तो यहाँ पे आप x के जगह पे पुट कर दीजिए, तो 4 प्लस 5 9 इंटू 4 इंटू 3 12 माइनस 2 10। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3√10 के इक्वल। तो ये आपका आंसर है। तो बेसिक से अगर आप इसको शो करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इस तरीके से करने पे आप फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 71 इंटू cot 53 प्लस cot 56 इंटू cot 53 प्लस cot 71 इंटू cot 56। देखिए, अगर आप यहाँ पे सारे एंगल को ध्यान से देखें, ठीक है, 71, 53 और 56, ये तीन एंगल है। अगर आप 71 प्लस 53 प्लस 56 करते हैं तो ये आपका कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ओके, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी तीन एंगल है जिसका सम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 हो, ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो फॉर्मूला ये बनता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू क्या हो जाता है, tan a इंटू tan b इंटू tan c। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये होता है cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a। ठीक है, ये वैल्यू आपका 1 के इक्वल होता है, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी आपका 180 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं cot 71 प्लस इंटू cot 53 प्लस cot 56 इंटू cot 53 प्लस cot 71 इंटू cot 56। ये वैल्यू 1 के इक्वल होगा। ओके, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 2-digit नंबर इज 5x 7y 9z and 15 and 17 is 50, then find the sum of x y z। ओके, देखिए आपके पास 5 नंबर है, 5x है, 7y है और 9z है, एंड यहाँ पे 15 एंड 17 है। इनका एवरेज आपको 50 गिवन है। ठीक है, अगर आप इनका सम निकालें तो ये कितने के इक्वल होगा, 50 इंटू 5 250। तो यहाँ पे 5x प्लस 7y 9z, यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, 250 माइनस 32 के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू आप देखिए ये कितने के इक्वल होगा, 218 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू आपका 218 के बराबर होगा। अब आप किसी भी नंबर को, लेट सपोज आपने एक नंबर लिया 23, इसको आप ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5x अगर कोई नंबर है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10 प्लस एक्स। उसी तरीके से यहाँ पे आप 7 इंटू 10 प्लस वाई प्लस 9 इंटू 10 प्लस जेड, ये हो सकता है। तो 50 प्लस 70 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा आपका, 210 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 218। तो यहां से हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा, 8 के बराबर होगा। तो ये आपसे इसी का वैल्यू पूछा गया था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिक्स क्वेश्चन था एवरेज का और आपका नंबर सिस्टम का, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके क्लियर करते जाना है, क्योंकि ये आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एसएससी का हो या जिस एग्जाम में भी आपका क्वांट आता है उसके लिए। ठीक है, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे बाकी लोगों को भी फायदा हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।